हम दोनों को यंग एज से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। बचपन से दवाइयाँ ले रहे थे उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन पॉपुलरली नोन। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर एक गाड़ी है जिसका मेन फ्यूल होना चाहिए पेट्रोल, बट उसमें अगर पहले डीजल डला हुआ है, गलती से डीजल डाल दिया, तो उसमें अगर हम ऊपर से पेट्रोल डालेंगे इट विल नॉट हेल्प। सही चीज़ डालने के पहले गलत को निकालना पड़ेगा। People will say, I'll not change my food, but I will meditate. And then they're not getting the result of shifting in their sanskar. टेस्ट भी जो है वो हैबिट से फॉर्म की। कुछ बोलते हैं कि I love this taste. The real food is supposed to rot with time. The companies add truckloads of synthetic chemicals and preservatives, which increase the shelf life of the product. But what is it doing to our own shelf life? तो जब हम सोचते हैं ना ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आप छोड़ कुछ भी नहीं रहे, आप कुछ बदल रहे हैं जिससे आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। छूटता कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कभी ढाबे पे जाओगे, आपने नोटिस किया होगा सबसे पहली चीज़ वो आपके सामने क्या रखेंगे? अ बोल ऑफ अनियन एंड सम चिलीज। तो दिस इज़ नॉट बाय चांस, दिस इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। हमारे आज के थिंक राइट पॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं एक ऐसा हैपनिंग युवा कपल जो फाउंडर्स हैं सात्विक मूवमेंट के। ये जो बोलते हैं ना युवा रेवोल्यूशन, युवा मूवमेंट, वो शुरू करने जा रहे हैं और ऑलरेडी काफ़ी सालों से काफ़ी यंग पीपल को साथ में लेके एक ऐसी मूवमेंट खड़ी की है जो भारत में ही एक्चुअली फाउंडेशन जिनकी नींव है, पर जो आज सारी दुनिया में फैल रही है। They have over 7 million followers on YouTube. They bring about a lot of practices जो आज के नई एज के साथ भी resonate होती हैं, plant-based diets वगैरह, and so many other things that are so important for young people to understand and appreciate. So a very warm welcome Subha and Harshvardhan Saraf to our Think Right podcast. और of course हमारे साथ हमको पूरे गाइड करने के लिए हमारी एवर रेडिएंट और स्पिरिचुअल मेंटोर और स्पिरिचुअल विजडम के साथ जो हमको ज्ञान देंगे सिस्टर बीके शिवानी। वेरी वार्म वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट विथ सुबह, यू एंड हर्ष। एवरी कपल वांट्स टू बी, बोलते ना, प्योरिटी, गुडनेस, वर्च्यू। जो वर्ड है आपका कपल, जो आपको बोलते हैं सात्विक कपल, उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। सो How does it feel to be called a सात्विक couple और ये कैसे हुआ? आप बताओ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे आज इनवाइट करने के लिए। सिस्टर शिवानी हैज़ बीन अ गाइड, अ मेंटोर फॉर अस सिंस past couple of years. We've taken a lot of guidance from her at many steps of our journey. So it feels almost थोड़ा surreal कि हम आज आपके साथ बैठे हैं। So truly thank you for having us today. ऐसे बहुत लोग तो सात्विक कपल नहीं बोलते, बट आपने पूछा ये स्टार्ट कैसे हुआ। हम दोनों को यंग एज से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और हम हमेशा बचपन से दवाइयाँ ले रहे थे उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। मेरे को PCOD था, थायराइड इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था, हेयर फॉल था, स्किन प्रॉब्लम्स था, वेट प्रॉब्लम्स थी, और हर्ष को साइनसाइटिस था, सोराइसिस था, और हम अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। और फॉर्चुनेटली हम एक ऐसी नॉलेज हमें मिली एट अ वेरी यंग एज, आई वाज 17, जब हमने सीखा कि देयर इज़ अनदर वे। सिर्फ दवाइयाँ, सिर्फ जो मेडिकल वर्ल्ड हमें बता रहे, दैट्स नॉट द ओनली वे टू हील। देयर इज़ अनदर वे विच इन्वॉल्व्स, जब आप अपना फूड चेंज करते हो, लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप एक्चुअली इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। तो पहले तो हमने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, हमने एकदम रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को। बट हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, तो दिस वाज द ओनली वे फॉरवर्ड। सो जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, within 3 to 4 months we could heal every single disease in our body. और आज हर्ष को आई थिंक it's been 10 years, for me it's been around 7 years. तब से लेके आज तक हमें एक भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिंपली बिकॉज वी आर एबल टू प्रैक्टिस दिस लाइफस्टाइल। तो जब हम ये लाइफस्टाइल जी रहे थे, हम अपने अपने तरीके से इसको आगे बांटना चाह रहे थे, बिकॉज हमें इतना डीपली इम्पैक्ट किया। हम बस ये चाहते थे कि और लोगों तक पहुँचे ये, जो हमें भगवान ने एक तरह से इसको एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ये शायद इसलिए ताकि
ये नॉलेज, ये ज्ञान आज हम तक सीमित ना रह जाए और दूसरे लोग जो आज सफ़र कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स से उनको भी पहुँचे. तो Harsh was running an institute in Mumbai. It was called Vedri, and I was doing workshops. This was pre-COVID, so I used to do a lot of offline workshops back then. तो हम मुंबई में एक जगह ढूंढ रहे थे वर्कशॉप होस्ट करने के लिए, एंड वेदरी, विच वॉज Harsh, the center Harsh was running, seemed like the perfect place. So that's how the two of us met, and we just felt like the purpose that we feel in our heart is exactly the same. It is to pass on what has healed us. और फिर बस I think we joined hands. We thought if we do it separate ways तो बहुत टाइम लगेगा इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, बट इफ़ वी जॉइन हैंड्स वी कैन डू इट मच फास्टर. सो दैट्स हाउ वी केम टुगेदर एंड started sharing this knowledge, and सात्विक मूवमेंट kept becoming bigger and bigger because और लोग जुड़ने लगे, उनका भी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने लगे, तो उनको और कन्विक्शन आने लगी, और चलते ही चलते बड़ा होता गया मूवमेंट, और आज एक कम्युनिटी बन चुकी है जो इस वे ऑफ लाइफ को एक्चुअली प्रैक्टिस कर पाती है. Lovely. So Harsh, you managed to get a very strong partner to take forward जो आपकी जो भी dream थी, and today your collective dream is impacting so many people, and not only भारत में, even around the world. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, स्ट्रॉन्ग पार्टनर. क्योंकि बचपन से जब मैं देखते आ रहा हूँ, लोग आसपास, either of the two in the couple, either the wife or the husband are active in the work and the other person is maybe at home. But here we have found a way कि हम दोनों ही मिल के इस मूवमेंट को बहुत अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं. तो हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप रहती है हमेशा. आई थिंक बिफोर हस्बैंड एंड वाइफ वी आर फ्रेंड्स. तो जब आपने बोला कि सात्विक कपल, तो मैं सोच रहा था जब आपस में वो एक कलेक्टिव विजन साथ में रहती है, then I think nothing can stop us. So I feel we are one in that sense, and very blessed कि हमें ये मौका मिला है इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाने का और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का. आज many couples you meet, वो बोलते हैं कि साथ में हम तो घर पे रहते हैं, फिर काम भी हम साथ में करें, this is too much of उधर conflict होता है, साथ होता है. But let's ask Sister Shivani, which is the right way? When two individuals come together, you decide to spend a life together because there is a reason you're coming together, to create the next generation. You're also coming together, to leave a collective impact on the world. When there is an alignment around the larger impact, both in what you do at work and because we talk work life, you must have seen many couples. How should young couples think of it? If they want to work together, should they? If they want to pursue separate, or if they are open, what should they do? They are leading a सात्विक lifestyle. क्योंकि उनकी lifestyle सात्विक है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो वो 24 घंटा इकट्ठे रहकर भी शांत रह सकते हैं. It's not about the right way. आजकल कुछ घंटे मिलना होता है शाम को, उसमें भी झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इकट्ठे नहीं रह पा रहे. It's not the number of hours, it's how I am here. पर क्योंकि इनके केस में दोनों जने वैसे हैं, दोनों के संस्कार बहुत सात्विक है, सिर्फ लाइफस्टाइल सात्विक नहीं, संस्कार बहुत सात्विक है. एंड फिर जब दो सात्विक संस्कार इकट्ठे मिलकर एक हायर पर्पस के लिए जीते हैं, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा या कुछ चीज़ों में बिलीफ सिस्टम डिफरेंट नहीं होगा. दैट हायर पर्पस इज ओके, फाइन, आई पुट माइन असाइड हियर बिकॉज योर लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर यू टू, योर लाइफ इज फॉर मिलियंस. तो वो जब इट इज़ ओनली फॉर टू ऑफ अस ना, फिर हमसे लाइक व्हाई शुड आई बेंड, व्हाई शुड आई बेंड, दिस इज फॉर अ बिगर पर्पस. ये बेंड और लेटिंग गो, ये कुछ लगता ही नहीं है. दोज वर्ड्स बिकम वेरी मीनिंगलेस बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी बिग पर्पस. सो दे आर अ सात्विक कपल बिकॉज ऑफ देयर सात्विक संस्कार्स, है ना. सात्विक संस्कार हैं इन दोनों के, और वो संस्कार लोगों को इनको सात्विक कपल बोलने के लिए अपने आप मजबूर कर रहे हैं बिकॉज उनके संस्कार उनके चेहरे पे दिखाई देते हैं. So when couples look at matching, horoscope होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, but संस्कार जो आप बोल रहे हैं, or the way you live, the purpose you have in life, if they get aligned, then I think the rest of the relationship becomes a little easier. Is that right? I mean, explain to us what is your ideal day? हम सात्विक lifestyle बोलते हैं.
आपका नॉर्मल डे कैसे होता है? उसके पहले मैं बस एक चीज़ बोलना जरूर, चाहूँगा जो सिस्टर जरूर। शिवानी ने बोला। ऐसे अक्सर होता है कि हम कई चीज़ों में डिसएग्री करते हैं, फिर 1 मिनट हम बस पॉज करते हैं, कम्युनिटी के लिए बेटर क्या है, हमारी सेवा के लिए बेटर क्या है, एंड दैट आंसर इज़ ऑलवेज सो क्लियर। फिर वो छूट जाता है कि किसने आइडिया दिया, किसका आइडिया था, क्या करना, बस वो हम पाथ को पकड़ लेते हैं। सो दैट वन कॉमन गोल डिफीट्स और कम इट टेक्स ओवर द किसका आइडिया है। तो कई बार हमने नोटिस किया, बहुत हेल्प करता है ये। जैसे आपने बोला, संस्कार इज टू हेल्प एंड सर्व, नॉट bring my idea forward. And when you're in that spirit, everything right follows. Yeah, you just have to get yourself कि हर idea, हर thought को उस angle से, point of view से अगर देखने लगे तो I think everybody's Right. life और हम will दो change. जन है ना, हाँ. अगर एक जन स्लिप भी करे तो दूसरा याद दिला देता है Right. कि okay, let's not get Right. हाँ. गोल क्या है हमारा। हाँ. तो one person can get angry, the other person can immediately come and support. Let's anchor back. So I feel very fortunate, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसमें। The boat shouldn't slip together. That's all we have to take care. अभी वो तक तो आपके लिए ही नहीं, वो दुनिया के लिए is important. right, definitely. Because you all are so many years ahead in your life and you have so much more to do. Yes. What you have started is a movement, a revolution. I think that the world needs today. आज अगर आप देखो, uncertainty, technology, कितनी चीज़ों का वरी होता है लोगों को। जॉब कर रहेगी, गी इकोनॉमी, सवेरे कुछ करें, क्या स्किल्स हम आज we bring to our thing we don't know because they may not be relevant tomorrow. Gen AI का ज़माना है, wars हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है uncertain times में। तो इन चीज़ों में आप एक ऐसी मूवमेंट साथ लाए रहे, like-minded, young people who will, overcome this through their inner strength by the choice of their lifestyle and really be able to not survive but thrive, for the future. So give us some aspects of a good sattvic lifestyle that you all live. I think जब हम सात्विक लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो परसेप्शन आता है लोगों के मन में, जो आज एक परसेप्शन बन गया है, that सात्विक is equal to no onion, no garlic. When we talk to people, when we go out to people who don't know about sattvic movement, वो हमेशा यही बोलते हैं that सात्विक, अच्छा मतलब ये no onion, no garlic वाला लाइफस्टाइल आप बोल रहे हो। एंड इसको ब्रेक करना इतना मुश्किल है बिकॉज इतना डीपली एम्बेडेड बिलीफ है। बट सात्विक इज एक्चुअली मच मोर देन just no onion, no garlic. Yes, that's important, but that's one of the few aspects of a sattvic food regime. And even within what sattvic means, food is one aspect of the entire umbrella of what sattvic truly means. So I think just मेरे मन में एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एंड विच रियली टॉट मी व्हाट दिस वर्ड, व्हाट दिस लाइफस्टाइल रियली स्टैंड्स फॉर. सो एक बार की बात है, 3 लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और वो बहुत चल चल के जाते हैं तो वो थक जाते हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनको भूख लगती है. उनको लेकिन याद आता है कि उन्होंने कुछ पैक तो करा ही नहीं अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन भूख बहुत ज़ोर से लगी है. तो उनमें से एक जन बोलता है चलो, एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच होते हैं वो, तो एक जन बोलता है कि चलो आसपास देखते हैं, क्या पता हमें कोई ट्री मिल जाए, कोई पेड़ मिल जाए जिस पे फल हो. सो वो निकल जाता है वो जन, वो इस ट्री को देखता है और उसको एक ट्री मिलता है और उस ट्री पे बहुत सारे मैंगोज लगे होते हैं. ही फाइंड्स अ ह्यूज मैंगो ट्री एंड एज सून एज ही फाइंड्स दिस मैंगो ट्री ही गेट्स वेरी हैप्पी. सो सबसे पहले वो हाथ जोड़ता है, वो बोलता है थैंक यू गॉड, आपने इस इतने घने फॉरेस्ट में इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर मैंगो ट्री यहाँ पे मतलब ग्रो करवा दिया, ये कैसे. सो सबसे पहले वो शुक्रिया बोलता है और फिर वो नीचे देखता है, ट्री को एडमायर करता है और एक थॉट आता है कि चलो मैंगोज को तोड़ के खाते हैं. लेकिन जैसे ये थॉट आता है, एक और थॉट आता है कि लेकिन हम ट्री को वायलेंस तो नहीं पहुंचाना चाहिए हमें, तो पहले देखते हैं कि नीचे कोई फ्रूट्स गिरे हुए हैं क्या. सो वो नीचे देखता है और उसको मिलता है कि 20-30 मैंगोज ऐसे गिरे हुए मिल जाते हैं. सो उन सबको कलेक्ट करने लगता है, बैठ जाता है और इन्जॉय करने लगता है, मैंगोज को खाने लगता है. ही रेलिशेस द मैंगोज. और फिर उसको एक और थॉट आता है एकदम से कि अरे मैंने तो ट्री से इतना कुछ ले लिया, मैंने तो इतने सारे मैंगोज ले लिए, लेकिन मैंने वापस तो कुछ दिया ही नहीं ट्री को. आई हैव जस्ट बिन ग्रैबिंग, आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग बैक. सो वो एक घुटली लेता है इस मैंगो की जिसने उसने खाई थी और उसको वहीं प्लांट कर देता है. एंड ही थिंक्स कि
ये ट्री बड़ा होके और कितने पासर जो फॉरेस्ट में लोग पास करते हैं उनको मैंगोज देगा वापस और उनको नरिश करेगा। वो वापस जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जो उसके 2 और साथी थे जो उसके साथ फॉरेस्ट में आए थे, और उनको बोलते हैं कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुम जाके ट्री से मैंगोज खा लो। सेकंड जन जाता है और जैसे ही वो ट्री को देखता है उसका ख्याल एकदम अलग होता है। वो बोलते हैं अरे इतने सारे मैंगोज, इससे तो बहुत हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो अपने साथ एक एक्स लाता है, अपने बैग से एक्स को निकालता है और एक बड़ा सा ब्रांच काट देता है ट्री का, और वो कहता है कि चलो इसको मैं विलेज में लेके जाऊंगा और सारे मैंगोज को बेच दूंगा और इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं, और जो लकड़ी बची है उसको भी बेच देंगे फायरवुड की तरह, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है, हाउ कैन आई गेन मोर फ्रॉम दिस ट्री। और तीसरा जन जब ट्री की तरफ जाता है उसको याद आता है कि अरे मैंने कुछ साल पहले मैंने भी तो एक मैंगो ट्री उगाया था, लेकिन उसने तो कोई फ्रूट्स नहीं दिए, और ये देखो ये इतना बड़ा ट्री है। तो उसको उस ट्री से जेलसी होने लगती है, उसको एनवी होने लगता है ट्री से। तो वो एक मैच बॉक्स लेता है और ट्री के नीचे छोड़ देता है। उसको लगता है ये ट्री मुझे दिखा रहा है, दिस ट्री इज शोइंग ऑफ टू मी। वो एंगर से भर जाता है, वो एकदम मैडनेस में पूरे ट्री को जला देता है। तो जब मैंने सबसे पहले ये स्टोरी सुनी थी, इसमें तीनों जन एक सेम सिचुएशन में है, तीनों को भूख लगी है, तीनों के सामने सेम ट्री है, लेकिन एक उस ट्री को वापस कंट्रीब्यूट करता है, एक उस ट्री से सिर्फ ले लेता है और एक उस ट्री को जला ही देता है। सो ये तीनों जन के साथ ऐसा इसलिए होता है बिकॉज तीनों का जो गुण था वो एकदम अलग था एक दूसरे से। सो व्हाट we have learned, what our Vedas, our Upanishads, what the Bhagavad Gita says is that जब तक हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास एक माइंड है, और जब तक माइंड है वो माइंड हमेशा इन 3 गुणों से कंट्रोल होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण हमेशा अंदर होते हैं हमारे। कभी कोई गुण ज़्यादा होता है, कभी कोई गुण ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो था जिसने ट्री को गिव बैक किया, वो सात्विक मोड में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि कैसे मैं इसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे आई कैन गिव बैक टू दिस ट्री, नॉट जस्ट टेक। सेकंड जन जो था, ओनली वन थॉट वाज डोमिनेंट फॉर हिम, विच इज ग्रीड, हाउ कैन आई टेक मोर, हाउ कैन आई अर्न मोर फ्रॉम दिस ट्री, नो अदर थॉट। एंड थर्ड जो व्यक्ति था उसका, ही वॉज एब्सोल्युटली फूलिश, ही जस्ट बर्न्ड दैट ट्री डाउन। सो जो तमस होता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्ड पर्सन, it is characterized as nidra, alas and pramad, which means madness. They get foolish thoughts. So today the kind of lifestyle we are living, what the world is living, is a lifestyle fluctuating between rajas and tamas. Rajas is the mode of passion and tamas is the mode of ignorance. And when we are living in rajas, we are always feeling anxious, we are always feeling restless, we are always feeling angry, we have a lot of ego within us, we have arrogance. When we are in tamas, we are ignorant, we don't feel like doing anything, just laziness and lethargy takes over us. But when we are in sattva, that's when we feel, we feel the sense of goodness within us. Rajas is passion, but sattva is compassion. So we feel love towards others. We don't commit any violence towards others. We feel a sense of oneness with all beings. We feel fearless when we are in sattva. हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता। तो the sattvic lifestyle is nothing but a journey from living a life of rajas and tamas to being more in the state of sattva. Because if we want high energy in our body, if we want an absolute clear mind, if we want that we truly live a lifestyle of purity, of just very high energy, we're able to do a lot in our lifetime. We can only do that in the state of sattva. So the whole lifestyle, all the practices are just means to be more sattvic, and food is just one element of it. The kind of relationships we have, the kind of people we have around us, the kind of books we read, the kind of music we listen to, everything comes together to decide what is the guna that we are predominantly operating in. So I think that's such a important point you bring, that, and around the world everybody talks about it differently, right? Like, you've got to be in the zone.
right? Our athlete performs best when they're in that zone. So they'll do everything to come into that zone. Or when we talk of anything you want to achieve, we always discuss you first take care of yourself, go into that state of being before you are in the state of doing. So what you're trying to say is that sattva or a state of sattva is something that how do you stay in that state a lot more, and that's the lifestyle. And food only helps that. So if someone is not eating onion, garlic, but doing everything else, I'm just saying, they can still call themselves sattvic, right? It's a state of your being. It's not what you put on your plate only. No. If someone came to you, Right. would you say you're not sattvic because they ate onion and... We wouldn't even ask. No, you wouldn't even ask. That's a good point. So when you say, we talk of this as therefore I don't want to really call it a sattvic movement. I think it's a movement for good. Yeah. It's a movement that helps people, live up to their best potential. Yeah. It's a movement that will create what you said, compassionate world, because today everybody knows कि हमको वो चाहिए. But why am I not compassionate? वो हमको समझ नहीं आती है, because we are constantly, doing things that is taking us away from being in that compassionate zone. What are some of the other lifestyle elements that, that can bring you back into the zone? Let's keep food aside for a moment. तो हमने 7 हैबिट्स में सात्विक लाइफस्टाइल को डिवाइड कर दिया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मे बी आपने बोला सम ऑफ द एलिमेंट्स वी कैन शेयर अ फ्यू. Of course, yeah, please do. Yeah. तो जो सबसे पहला एलिमेंट है और लेट्स से द रूट वेयर इट स्टार्ट्स इज टू कीप अ क्लीन बॉडी फ्रॉम विद इन. हम बाहर को तो बहुत सफाई करते हैं, चमका के रखते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है शायद ही किसी को पता है. तो उस स्टेप को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, पॉपुलरली नोन. सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर एक गाड़ी है जिसका मेन फ्यूल होना चाहिए पेट्रोल, बट उसमें अगर पहले डीजल डला हुआ है, गलती से डीजल डाल दिया, तो उसमें अगर हम ऊपर से पेट्रोल डालेंगे तो इट विल नॉट हेल्प. सही चीज़ डालने के पहले गलत को निकालना पड़ेगा, फिर ही हम उसमें सही डाल सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है. हम अंदर में ऐसे चीज़ डाल चुके हैं इन द पास्ट जो वहाँ बिलोंग नहीं करते. तो सात्विक भोजन या आहार देने के पहले फर्स्ट स्टेप हम बोलते हैं क्लेंज योर बॉडी. सो उसके थ्रू आप जो टॉक्सिन्स या जो गंदगी जम चुकी है वो निकालते हैं और फिर राइट फूड बॉडी में जाएगी तो उसका पूरा अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे. सो वी शेयर लिटिल बिट कि हम कैसे इसको अचीव करते हैं, बट दैट्स रियली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सात्विक लाइफस्टाइल दैट वी टॉक अबाउट. So detoxifying, how does one, the sattvic way will be, you'll have certain steps. But today we, हम काफ़ी बोलते हैं ना, young people, it's a very toxic world. Or this person is a toxic person, right? And you look at it from personality, we look at it from this, right? Whereas everybody, the first step to being in that zone, जो हम बोल रहे हैं, is to detoxify. What while besides the sattvic elements that he's saying, what can enable a person to detoxify? How would you explain detoxification? Toxicity बहुत है. So at that time we're not talking about the body toxicity. हम बोल रहे हैं कि that person is toxic. When are we saying this कि that person is toxic? That person is radiating at a lower vibrational energy. Suppose बहुत ego बहुत ज़्यादा है, manipulation बहुत है, domination बहुत है. Then we say this person is toxic. मुझे इसके नज़दीक नहीं रहना है. Which means that person is operating at that lower guna. Sattvic, Rajasic, Tamasic is a personality, is a sanskar. So Sattvic will be highest vibrational, Rajasic will be lower, and Tamasic will be lowest vibration. So we are shifting. What is spirituality also teaching? What is mindfulness teaching? What is meditation teaching? Shift from lowest vibration to a highest vibration. तरीका हर एक अपना अपना चूज करेगा, लेकिन इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए. वी डोंट वांट टू कीप लिविंग देयर, एंड अगर इफ वी कीप लिविंग देयर वी माइट जस्ट गो लोअर, एंड जो हम हैं वी आर रेडिएटिंग दैट इनटू द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट. तो दुनिया वैसी बनती जा रही है फिर. तो सात्विक मूवमेंट मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम दैट लोअर वाइब्रेशन टू अ हाईएस्ट वाइब्रेशन. तरीका हर एक अपना ढूंढे, बट भोजन, फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, बिकॉज आहार का व्यवहार और विचार पर असर है. तो आहार, एंड
अब इसको हमें नॉट इन रेफरेंस टू अदर पीपल नहीं देखना है। तो कोई कहता है मैं तो ये खाता हूँ लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो तो वेजिटेरियन खाता है लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है। पहली बात, आपको किसी और के कंपैरिजन में ये कभी भी आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी पर्सनालिटी देखनी है, आप क्या है, ऑल योर गुड संस्कार, द फ्यू संस्कार जो आपको चेंज करने हैं, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी इनेट फीलिंग, आप सिर्फ अपने आप को देखो, देन यू ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ, एंड फिर आप देखो कि आपकी फीलिंग वाइब्रेशनली वो चेंज हुई है कि नहीं। विच मीन्स इवन अगर आपने इतना चेंज किया कि आपने कोई एक खाने की चीज़ को चेंज किया है विच इज़ अ लोअर, यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। तो अगर सपोज मैं पहले 10 में से 5 बार गुस्सा कर रही हूँ, एंड अगर मैंने अपने आहार को चेंज किया, वो 5 से 2 हो जाएगा, दैट्स 100%। वो होना ही है, बट डोंट डू इट इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। आपको कभी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा उससे। यू हैव टू से दिस इज हु आई एम, ये मैंने चेंज लाया, अब मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है। जब आपको वो चेंज दिखाई देता है, यू मेक आउट कि यू आर राइजिंग इन योर वाइब्रेशन। तो आहार विच मीन्स गट क्लीन, क्योंकि गट माइंड कनेक्शन है। तो अगर मुझे माइंड को हायर वाइब्रेशन पर लेकर जाना है, गट कैन नॉट बी एट अ लोअर वाइब्रेशन बिकॉज गट एंड माइंड इज कनेक्टेड। तो जब तक गट ठीक नहीं होगा, तो सम पीपल मेडिटेशन भी कर रहे हैं लेकिन गट हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। यू नो, सो पीपल विल से आई विल नॉट चेंज माय फूड but I will meditate. But then they are not getting the result of shifting in their sanskar because वो gut को ठीक नहीं किया है. So it is a package. अगर मुझे यहाँ पर change लाना है, मुझे यहाँ पर change लाना ही पड़ता है. That is a part of it for you to see result. तो इसीलिए आहार शुद्धि is an innate part of व्यवहार and विचार शुद्धि. आहार शुद्धि is a very important aspect of it. So the detoxification that you're talking from the body and the mind together will give you the outcome, and I think that's very important for, I think, you know, everyone to realize. This was one. Any other? You said there are 7. I just realized something when Sister Shivani was speaking. जब हम body physically भी cleanse करते हैं, people tell us and we've experienced it, mental clarity आता है। 100%. And हमने ऐसा कुछ specially नहीं किया, but because वो toxins निकलते ही body operates on its Now there true is vibration. enough scientific evidence also, if you go to the medical community, linking the gut to the state of mind, health, and, you know, also lot of neurological experiments are showing that, you know, that you're at a different state of mind because of the state of the gut. So I think वो तो अभी scientifically भी, और हमारी आज की युवा generation बोलती है, अरे ये तो है, पर science ने क्या बोला है, you know, which is good. Yeah. So, you know, we must question. Yeah. But once we understand, if we don't make the change, then we are only fooling ourselves. So इससे हमारी खुद की क्षमता, our own potential enhances significantly, right? Because if we are eating right, our mind is clear, whatever we do, we will do better and we will see a happy couple like what you all are. अभी आपके घर में क्या होता है हम वो नहीं पूछने वाले हैं, but the sattvic couple represents, you know, that all those qualities, you know, that you're saying. But sorry, let's move to the next one. Next मैं सुबह को बोलता हूँ। आप अच्छा, बताइए सुबह आप food के बोलिए। बारे में she'll tell in very अच्छा। nice. So the first habit of living a sattvic lifestyle is to keep a clean body within. The second habit is called eat food that is living, wholesome and plant-based. So when we talk about sattvic food, we define it into these 3 qualities. It should be living, wholesome and plant-based. So I'll quickly share what each of these mean. Living food means food which has life energy inside it. And the opposite of living food is dead food, which does not have life energy inside it. Now, how do we decide what food is living food, what food is dead food? There are essentially 3 markers which can tell us. The first marker is if it comes straight from the farm to our kitchen, it is a living food. But if that food goes to a factory in between, where it is heavily processed, it becomes a dead food, or what we also call the processed food. So a tomato comes straight from the farm to our kitchen. It has life energy inside it. It's a living food. But it goes to a factory where it is chemicalized, it is filled with preservatives and additives, and then it comes to our kitchen. Now the tomato has lost its life completely. It's become a processed food.
and it doesn't have that vibration inside it anymore. Same way, a mango coming from the farm to our kitchen is a living food, but it goes to a factory and becomes a synthesized mango juice. It's no longer a living food. The second way to identify what's living and what's not living is very interesting. It is if a food eventually rots, it is a living food. So if you put a banana on your counter, on your kitchen counter, after 3 weeks, 4 weeks, what will happen? It will get completely blackened. There will be some mold growing on it. If you put an apple on your counter, the same thing will happen. But if you put a biscuit on your counter, if you put a packaged cake on your counter, which is coming in those packets, or if you put a burger on your counter, even if you wait for 3 weeks, 4 weeks, even more, there's nothing that's going to happen to it. We did an experiment at home recently. It was very interesting. We made a cake at home and we put it on our kitchen counter. We also bought a cake from the market and we put it on our kitchen counter. We covered it with a transparent box. I think we left it for about 3 weeks or so. You won't believe, after 3 weeks, the homemade cake was full of bacteria, was full of small little white colored worms which were crawling all around the box. When we lifted the box, it was even hard to be around there because it smelled so filthy. And the one from the market, nothing had changed in it. ऐसे लग रहा था खोले हैं बस. हाँ, ऐसा लग रहा था अभी भी हम नया केक डाल के उसमें डालेंगे. Preservatives डाल के they keep it in that Yeah. manner. So the question is that what is it in that packaged cake that is not allowing it to rot? Because real food is supposed to rot with time. If it's not rotting, that's a problem. So the companies add truckloads of synthetic chemicals and preservatives, which increase the shelf life of the product. But what is it doing to our own shelf life? What is it doing to our own longevity? That's something they don't write on the front of the pack. Neither at the back. Neither at the back. And the third way to identify what food is living, what is dead, is if a food has TV commercials, समझ जाओ कि वो living food नहीं है. Because अगर किसी चीज़ का TV commercial होता है, it's not food anymore. It's probably a product which is being made by a company. हम कभी ब्रोकली का टीवी पे ऐड नहीं देखेंगे, हम कभी पपीता का टीवी पे ऐड नहीं देखेंगे. Why? Because no one has any money to make from this. But उसी चीज़ को हम बहुत प्रोसेस करके एक पैकेट डब्बे बॉटल टिन में डाल देंगे, हम उसकी एड्स देखने लगेंगे. So food which comes straight from the farm to your kitchen, food that rots with time, food that doesn't have TV commercials, these are signs that it's a living food. So fruits, vegetables, grains, nuts, seeds, these are living foods. On the other hand, processed foods which are packaged, tinned, bottled, and they have long shelf lives, those are the opposite of living foods. So that's the first principle that we share with the community, that eat food that is life energy, because only when you eat life, you'll get life. When you eat death, you can't get life. You'll only get diseases. No, I think very interesting because, ये सारे जो packaged foods वगैरह on what was done, because there are people living in all parts of the planet. There are certain areas where it's very cold, you cannot grow fresh fruits and vegetables. उनको पहले ज़माने में you had to take from somewhere. So you had to put preservatives so that they could last through a winter. But when you are fortunate to be in a area or in a country or in a space जहाँ वो option, अलग option रहती है, you should prioritize, what you're saying. And that will take you into this more sattvic lifestyle, even if you're not fully sattvic, but even doing more of that compared to what you're doing today, I think you're moving in the right direction. And you were saying this is just one part of that, of the food, the living part. What about the other pieces? Would you like to explain? Sure. So the second component of sattvic food is wholesomeness. Right. जिसको हिंदी में बोलेंगे पूर्णता. और उसको और इजी बनाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जिस तरह से माँ प्रकृति ने हमें वो फूड दिया है, उसमें हम कितना कम छेड़छाड़ करके उसे खा सके, with least human interference, least refinement, least extraction. So हम सभी ने कभी तो भुट्टा खाया होगा, स्ट्रीट में मिलता है, कॉर्न जिसको बोलते हैं. आप इमेजिन करिए उससे हम क्या क्या बना सकते हैं. इससे हम होलसमनेस को समझ पाएंगे. सो जब हम कॉर्न को ऐसे ही खाते हैं, इट्स इन इट्स प्योरेस्ट होलेस्ट फॉर्म. और अगर हम उसी भुट्टे को सुखा देते हैं और उससे एक आटा बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं मकई के आटा,
दैट ऑल्सो इज वेरी होलसम, क्योंकि हमने उसे अभी तक कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ उसको सुखा के पीस दिया है मकई के आटा को। लेकिन अगर हम उस सेम भुट्टे से या कॉर्न से उसकी सिर्फ मिठास को निकाल लेते हैं और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बना देते हैं, अब आप सोचिए हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया, बाकी सब हटा दिया और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो देन इट्स अ रिफाइंड फूड. In our discussion, it's no longer having its life or its energy which came. So वो सात्विक नहीं रही. और उसी कॉर्न से अगर हमने फाइबर भी हटा दिया और उसको हमने एक कॉर्न स्टार्च बना दिया ताकि वो बस एक थिकनर की तरह एक्ट करे, तो अब आप सोच रहे हो हमने नेचर से कितना खिलावा वो किया है, एक्सट्रैक्शन किया है. सो व्हेन वी हैव फूड which is as close to what Mother Nature gave us, it will be in easiest way for our body to digest, assimilate and extract that food. तो ये सेम चीज़ जैसे आपने कॉर्न के एग्जाम्पल से समझा, स्वीटनर्स के तौर पे देख सकते हैं. नेचर ने हमें शुगर केन दिया, हमने उसने एक्सट्रैक्ट करके गुड़ तो बना लिया और रिफाइन करके उसको हमने एकदम चीनी बना दिया, वाइट शुगर. तो इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम नेचर ने कैसे डिज़ाइन करके हमें भेजा था. सो आटों में भी हम सेम चीज़ दे सकते हैं. देयर इज होल व्हीट and then there is maida, or there is unpolished rice, or let's say brown or red rice, and then there is white rice. So in various parts of our diet we can eat food closest to how Mother Nature has designed it to be consumed. So that will be the second quality of sattvic food. I think what you rightly said, ये सारे जो चीज़ें जब होती हैं तो उनको टीवी कमर्शियल वैल्यू भी हो जाती है, because you have done something to it. You have to explain to people why this is, and because people see it, you want it, and then you taste it and it stays in your, life. So this whole, I would say commercialization of food, because पहले क्या होता था, farmer काम करता था, जो भी कमा के बेच के keep the little value and survive to do other things, right? Beyond barter, right? If we saw. Now it has come maximizing profit. So maximizing profit के लिए I have to create something that is not easily available and do that and then change. But ये जो shift जो आज दुनिया में हो चुकी है, वो रिवर्स होगी. हाँ, जब बीमारी आएगी तो जरूर होगी, वैसे न भी हो तो जरूर होगी. So anybody who wants to shift in their mind or body, दोनों में से कोई भी, किसी को भी लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को हेल्दियर बनाना है, क्योंकि अभी देयर इज लॉट ऑफ फियर ऑफ डिजीज ऑल्सो. नहीं भी है तो फियर ऑफ डिजीज है, बिकॉज सडनली हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, कैंसर इतना बढ़ गया, हार्ट इश्यूज 20s and 30s में होने लगे, स्किन इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सो माइंड इश्यूज ऑल्सो एंड बॉडी इश्यूज ऑल्सो. सो इफ एनीबडी वांट्स टू वर्क ऑन दैट, पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो. जस्ट एक्सपेरिमेंट. ये सब कुछ जब हम सुनते हैं ना, हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम पैकेट नहीं खाएंगे, ऐसे. डोंट रिजेक्ट. The only beautiful thing is just experiment. कोई भी अगर 2 महीने 3 महीने के लिए इसको कर लेगा, see change, big change in mind and body both. So experimentation. Youth is excited towards all this, but youth is also very intelligent and wise to experiment. वो नवीनता के लिए ready होते हैं, वो newness के लिए ready होते हैं. तो experiment करें कि वो खाएं जो आपके गट के लिए healthy है, जो easy to digest है. The whole rule is only here. जो जल्दी digest होगा वो गट के लिए अच्छा है, और जो गट के लिए अच्छा है वो माइंड के लिए अच्छा है. सो जस्ट चूज केयरफुली. आपके सामने टेबल पर सब कुछ पड़ा है, जस्ट चूज दैट व्हाट इज इजियर टू डाइजेस्ट. इवन कुक्ड फूड में भी से सात्विक, राजसिक, तामसिक, मतलब इवन वो सब्जी ही है, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म, बट आपने उसको कितना उससे ओरिजिनलिटी से लेके जाके दूर जाकर फिर खाया. अगर आपने उसको एज इट इज कच्चा खा लिया तो यू हैव टेकन दैट इन इट्स सात्विक फॉर्म. फिर अगर आपने उसको सॉटे किया या आपने उसको बॉईल किया तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आपने उसमें इतना सारा तेल, इतने सारे मसाले, इतने सारे डाल के भून के उसको इतना भुना कि उसके अंदर की वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई. अभी टेस्ट है, टेस्टी बना दिया, लेकिन स्वास्थ्य उसमें से घट जाता है. तो नाउ दिस कच्चा फूड हैड बी ईटन, ईजियर टू डाइजेस्ट. फिर थोड़ा सा ये किया, थोड़ा, जब उसको इतने मसालों के साथ कर करके टेस्टी बना देते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. इट्स अ वेरी सिंपल लाइन ऑफ प्रोसेस. तो जितना हो सके आप सब्जी भी बना रहे हो, उसको थोड़ा इजी करो बनाने के प्रोसेस को भी.
मतलब बनाओ, इट्स नॉट दैट आप हर बार कच्चा खा रहे हो, लेकिन इतना नहीं उसको वो कर दो कि उसके अंदर की जो एक्चुअल शक्ति थी वो खत्म हो गई और वो सिर्फ टेस्टी है. तो वी जस्ट नीड टू चेंज आवर प्रायोरिटी ऑफ ईटिंग. डोंट ईट फॉर टेस्ट, eat for health. No, but can't we cultivate our taste? Because ultimately, we are all. 3 महीने के बाद वो अच्छा नहीं लगता दूसरा खाना, because it's all about habit ना. वो तो habit है. टेस्ट भी है, that's what I was saying. टेस्ट भी जो है वो habit से फॉर्म की. Absolutely. कुछ बोलते हैं कि I love this taste. हाँ, वो तो आदत. Because हमारे जो टंग में, from what I understand, there are multiple, sour, sweet. We have many pieces on our tongue that unleash all of these flavors. तो अगर हम किसी प्रकार का फ्लेवर अनलीश नहीं करते कुछ समय के लिए, उसके बाद वो हम खा ही नहीं पाएंगे. So even your taste can technically be cultivated. It will change. And I think आपने भी वो सात्विक फूड में टेस्टी और डिलिशियस चीज़ों पे भी ध्यान किताब लिखा हुआ है. So did that come from more consumer demand कि हम सात्विक चीज़ ही खाएंगे पर टेस्टी बना के दीजिए हमको? I think especially बच्चों के लिए हाँ, बच्चों बहुत के जरूरी लिए. है. Not क्योंकि- just kids, even for us. Even for us. Yeah. So I think people want to. There are steps. I think ऐसे for us even 2-3 weeks of following a lifestyle, the taste buds adapt really Yeah. fast, and before you know it, you are really relishing. And I think perception एक होता है कि आप किसी को बोलो कि इसमें हमने चीनी नहीं डाला है तो वो पहले से ही सोचते हैं तो अच्छा नहीं होगा. बट आप कुछ मत बोलो, उनको बस आप खिलाओ, अरे तो बहुत टेस्टी है. Right, that's the way. Absolutely. हमने उसको- बिना बताए चेंज इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बिकॉज माइंड का बैरियर नहीं आना चाहिए कितनों बीच को में. अनियन और गार्लिक अगर है नहीं है समझ भी आएगी अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, पर आपने उनको बोल दिया कि अनियन और गार्लिक नहीं है तो वो बोलेंगे ये टेस्ट मजा नहीं आ रहा है. हमारे आश्रम पे अनियन गार्लिक नहीं डलता ना, हाँ. घरों में भी हमारे में से हाँ, कोई but नहीं people डालता. love the taste. तो जब लोगों को नहीं पता होता है कहते आप लोग क्या खिलाओगे, आप लोग तो प्याज लहसुन नहीं डालते, आपका टेस्टी बन ही नहीं सकता. तो अभी तो हमने बताना बंद कर हाँ, दिया, correct. पहले खाओ एंड फिर जब खा लेते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा बना, कैसे बनाया. तो इट्स लाइक एंड फिर यू स्टोरी से कि इसमें प्याज लहसुन नहीं था, अगेन द माइंड विल चेंज. अच्छा इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट भी टेस्ट कर रहा था. सो इट इज आवर डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना then they know how to, which direction we have तो to go. प्याज लहसुन का एक आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, why is that bad? It's not bad. Again, the word is not bad. No, because let's I use that word intentionally. मतलब That you are better off not eating, having प्याज लहसुन, assuming because सात्विक you started कि सात्विक का पूरा उसके होता है तो people just rebel कि हमारे पास अवेलेबल है. अभी आज हमको दुनिया में 1000 चीज़ मिलती हैं, हमने हमेशा खाया है, तो अगर हमको न खाना है या नहीं, हमको पता होना चाहिए कि क्यों ना. तो कैन यू शेड सम लाइट? Sure. So, onion and garlic, why they are not considered as sattvic foods is because they are essentially stimulants. तो अगर आप कभी ढाबे पे जाओगे, आपने नोटिस किया होगा सबसे पहली चीज़ वो आपके सामने क्या रखेंगे? अनियन, कांदा. हाँ. A bowl of onion and some chilies. So this is not by chance, this is not just a coincidence, but because they know that when we eat onion before a meal, it increases our desire to eat more. So it gives birth to more and more and more desire within us. Now it's not like we do it once, we do it twice, it'll make any change. But as a lifestyle, when we are putting it in every meal, in every in every dish of ours, we essentially start to become more and more wishful and we become less and less content in our lives. So that's why in a lot of spiritual texts, in a lot of spiritual organizations, at a lot of yoga schools, even asana schools which teach yoga asanas, they recommend their students not to have onion and garlic for those days when they're doing their yoga practice, because it doesn't keep your mind stable. It basically keeps your mind in a state of constant desire of more. That's why even at a dhaba, they want you to crave more and more and more so that you eat more and more and more so that they make और वो more. फ्री में दे देते हैं नॉर्मली. Yes. उसका तो कॉस्ट भी नहीं होता है, तो कि उसके Yes. कारण आपने 2 डिश ज़्यादा मंगा दिए तो वो Yeah. कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया. पहले बोलते थे ना कि अनियन जो देते हैं, अभी अनियन का भाव बढ़ गया है तो वो फिर भी ढाबों में वो अनियन तो मिलेगा आपको. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग,
it stimulates and keeps. And I think the best way is for people to test it. कि लोगों को टेस्ट करना चाहिए कि आप पहले एक पूरा बोल अनियन खाइए और दिन देखिए, फिर न खा के देखो कैसे वो दिन जाता है. मे बी दैट कुड बी अ गुड वे. पर भारत की संस्कृति में जिस दिन पूजा होती है, नवरात्रे होते हैं, तो प्याज लहसुन नहीं खाते. इट इज इनेट इन अस कि जिस दिन आपको एक हायर वाइब्रेशन पर जीना है, परमात्मा को याद करना है, थोड़ी ज्यादा देर एकाग्र होकर मेडिटेशन करना है, उस दिन वो प्याज लहसुन बाय डिफॉल्ट इट्स देयर इन अस सिंस जनरेशंस वी हैव बीन डूइंग इट कि उन दिनों पे हम प्याज लहसुन नहीं खाते. तो जिस दिन आपको अपने माइंड और बॉडी को सात्विक रखना है, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो वो आधा ही तमस की कैटेगरी में. और अगर हमको पूरी समय जैसे हमने शुरू की थी कि सात्विक रहना है, तो द लेस ऑफ दैट यू ईट, द मोर लाइकली यू आर टू बी इन दैट स्टेट एंड जोन. एंड टू मी, फॉर द यंग पीपल, it is the zone of best performance. 100%. It is the zone when your body is performing at its best. And who would not want to have an optimal? तो आप जो कह रहे हैं तो desire कम होती है, तो खाने का means you'll lose weight also because of this. You don't I'm not going to really. hold you for that. No, But if no, you no. eat more onion, do you eat more quantity also? It definitely makes you overeat. Yeah. But there's so many factors that decide whether you lose weight Of or course, not. no. So But that one won't be enough. small thing, because आजकल सबको weight loss के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाइए, ये तो मे भी थोड़ा अनियन कम खाएंगे तो But शायद हो सकता desire, है. not just about food, just No, desires. agreed, Yeah, agreed, वो agreed. जो No. But one of the desires one of is that more is food. also That's what there, I was saying. definitely. Also, I I'd was like to add that अगर कोई अपने meals में onion garlic नहीं डाल रहा, but भर भर के वो चिलीज डाल रहे हैं, भर भर के दूसरे पंजेंट स्पाइसेस डाल रहे हैं, जिंजर, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर, लाइक सिस्टर शिवानी वाज सेइंग, minimally spiced. And when you make it excessively spiced, even if you're not adding onion garlic, it's not truly sattvic food. It might be sattvic by the label no onion no garlic or the technical definition of it, of the world. But truly sattvic food is that, like my teacher used to say, कि जब आप आलू खाते हो आपको आलू का स्वाद आना चाहिए, जब आप लौकी खाते हो आपको लौकी का स्वाद आना चाहिए, जब आप कोई भी सब्जी खाते हो आपको वो स्वाद आना चाहिए. और हम बस मसालों के स्वाद लेते जाते हैं. हमें 40 साल 50 साल हो जाते हैं, हमें एक्चुअली उस सब्जी का कभी स्वाद ही नहीं आता. तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो वो हमारे कल्चर्स में ज़्यादा है एक्चुअली. व्हेन यू गो टू द वेस्ट, you don't have as much, it's less, but of course the non-vegetarian quotient is higher. But in many of them, when they come, they love, because it opens up, physically your sinuses and many other things, and you feel good or you feel something different from what you ask. But balancing this, जो आप कह रहे हैं, is probably the best thing for us to do. And now there are other aspects to food as well, right? The third and the final aspect is plant-based food. So Subha will share a little bit about what it means. What is plant-based food? It's a very cool word these days. Plant-based protein, plant-based lifestyle, plant-based, whatever. So yes, would love to understand. Eating plant-based simply means eating food that comes from plants and not from animals. So one of the foods that is not considered plant-based is meat that many of us, many people today consume. So why, I think we must understand that why is it that a sattvic diet promotes being plant-based? In the way that we are taught to look at food only in terms of इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना कैल्शियम है, इसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कितना कैलोरीज है. उससे ज़्यादा हमें सिखाया नहीं जाता, इवन while we are in school. तो हमारा परसेप्शन फूड का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इन्हीं से शेप होने लगता है. बट एक्चुअली जो हमारा भोजन होता है, जो खाना होता है, इट्स नॉट समथिंग इनर्ट. फूड इज़ नॉट समथिंग lifeless. Every food has a certain energy in it. Every food has a certain vibration in it. And when we eat food that has a vibration of suffering, जिसकी vibration होती है पेन की, जिसका जो एनर्जी होती है उसमें टॉर्चर इन्वॉल्व होता है, तो हम वैसी एनर्जी को कंज्यूम करके हम हेल्दी नहीं हो सकते. हम सफरिंग को कंज्यूम करके हम हैप्पी नहीं हो सकते. सो जो भी मीट्स आते हैं वो उसके लिए क्या होता है बिहाइंड द सीन्स वो सील कर दिया जाता है हमारे व्यू से. Whether it's kids, whether it's adults, it's just the reality sealed off from our view. But
फैक्ट्री फार्म्स में क्या होता है, कैसे उन एनिमल्स को, वेदर इट्स अ हैन, वेदर इट्स अ पिग, कैसे उनको छोटे छोटे केजेस में इतने महीनों तक रखा जाता है, कैसे उनको इंजेक्ट किया जाता है, उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, कैसे वो इतने नम हो जाते हैं कि वो एक तरह से हाफ कॉन्शियस स्टेट में जीते हैं इतने सारे महीने। फिर जब उनको एक फैक्ट्री फार्म से स्लॉटर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो इतने डरे हुए होते हैं कि वो ट्रक से निकलते भी नहीं हैं, दे डोंट इवन गेट ऑफ द ट्रक। और फिर फैक्ट्री वर्कर्स उन पे इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगाते हैं ताकि वो आगे बढ़े, ताकि वो ट्रक से निकले। फिर कैसे उनको टांग दिया जाता है और उनको स्लॉटर कर दिया जाता है। तो जो भी उस एनिमल की फीलिंग्स होती है, वो इस पूरे प्रोसेस में क्या फील करता होगा, पेन, सफरिंग, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ द डिज़ायर टू टेक रिवेंज, द फीलिंग ऑफ फियर। तो जब वो उस एनिमल की बॉडी को हम चॉप कर देते हैं और फिर एक सुपरमार्केट में भेज देते हैं और फिर वो हमारी प्लेट में लैंड कर जाती है, वो सारी फीलिंग्स उसमें इंटैक्ट रहती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं चली जाती है। यस, हम इन इमोशंस को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, हम एक केमिस्ट्री लैब में नहीं देख सकते, बट जस्ट बिकॉज वी कांट सी इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। सो जो वो एनिमल की एनर्जी होती है, वो ही एनर्जी बिफोर डाइंग, दैट सेम एनर्जी इज ट्रांसफर टू अस। दिस इज़ नॉट टू से कि हम मीट खाएंगे तो हम एंग्री पर्सन बन जाएंगे। हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी मेंटली हम कैसे हैं, बट it is worth understanding that our food has more than just proteins, vitamins, calcium. That's important, very important, yes. But energy of our food is also very important. So when we consume animals or any foods that are coming from animals, and even dairy products for that matter, that's another reality which is completely sealed off from our view. So abhi last 2 years mein Harsh and I ourselves have been going and visiting a lot of dairy farms all across India. So we went to dairy farms in Calcutta, we went to dairy farms in Chennai, in Bombay, in Delhi, many major cities. And एकदम जहाँ पे हमारा दूध जहाँ से आता है, the nation where it gets its milk from, we've gone to those dairy farms and seen it with our own eyes कि वहाँ पे क्या conditions होती है। हमें picture ऐसी paint करी जाती है कि चाहे वो टेट्रा पैक पे हो, चाहे वो एडवर्टिजमेंट्स में हो, कि एक बहुत ही लश पैस्चर है जहाँ पे हमारी गायें आराम से खेल रही हैं, दौड़ रही हैं और उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। बट रियलिटी में जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो उससे पूरी अलग होती है। एक्चुअली जहाँ से हमारा दूध आ रहा है, छोटे छोटे शेड्स होते हैं, एक शेड में 40-50 गायें को एकदम क्रैम्प करके रखा जाता है। वो एक 3 फीट की रोप से बांधी जाती है गाय, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जब से वो वहाँ आती है वो बंधा हुआ बिताती है। वो गाय, उसको कभी छोड़ा नहीं जाता, उसको कभी घुमाया नहीं जाता। और आप सोच सकते हो उस गाय की मेंटल कंडीशन कैसी होती होगी जब वो पूरा टाइम बांध के रखी जाती है। उनका जो बछड़ा होता है, गाय का जो काफ होता है, उनसे सेपरेट कर दिया जाता है। बिकॉज जो डेयरी इंडस्ट्री होती है उनका गोल होता है कि वो कैसे उससे दूध निकाले और खुद की कंजम्पशन के लिए, सेल करने के लिए यूज़ करे। अब अगर गाय के बछड़े ने, काफ ने दूध पी लिया तो ऑब्वियसली उतना कम जाएगा। हाँ, उनको सेल करने के लिए उतना नहीं मिलेगा। तो हम जितने भी डेयरी फार्म्स में गए, हमने बेयरली एनी काफ्स देखे। जब भी हम पूछते थे फार्मर से कि इनका बच्चा कहाँ है, वो किसी ना किसी तरह उस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करते थे। यही नहीं, उन गाय पे जो एक ज़माने पे हमारी गाय माता की तरह हम उनकी सेवा करते थे, आज वही गाय हम एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जब किसी भी माँ का उनके पास बच्चा नहीं होता, वो दूध नहीं देती। ऐसे ही एक गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, तो जब उनका बच्चा उनसे सेपरेट कर दिया जाता है, वो दूध देना बंद कर देती है। लेकिन इंडस्ट्री को तो दूध चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे दूध? उनको 1 से 2 बार हर रोज़ ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल उनमें इंजेक्ट किया जाता है, जो आर्टिफिशियली उनसे दूध निकलवाता है। हमने अपनी आंखों से देखा कैसे हर फार्म में जब हम गए, फार्मर आता है और बस उनको पीछे से स्टैब कर देते हैं वो उस इंजेक्शन के साथ, और गाय दूध देने लगती है। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है, किसी भी गाय की एक दूध देने की क्षमता होती है, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो वो फार्मर के किसी काम की नहीं बचती। बिकॉज
वो तो उनको प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. अब उसने अपनी कैपेसिटी एक्सीड कर ली तो वो उस गाय का क्या करेंगे, तो वो उसको स्लॉटर के लिए बेच देते हैं. सो टुडे यू माइट नो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क. Correct. It is also one of the world's biggest exporters of beef. This is not a coincidence. The milk industry, the dairy industry is feeding the beef industry, the meat industry. This is, ये जो हम शेयर कर रहे हैं, this is so hidden from our view. जब हम जानते हैं, हम comprehend भी नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री की रियलिटी को. बट द ट्रूथ इज दैट जो हमें दिखाया जाता है हमारे मिल्क के बारे में, डेयरी के बारे में, इट्स वेरी फार फ्रॉम व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. सो सेम वे देयर इज, यू नो, द emotion of the mother is transferred to us when we are consuming that milk. There have been studies which have been done जिसमें पाया गया है कि जिस कंडीशन में गाय रहती है उस कंडीशन उनके माइंड को अफेक्ट करने लगती है और वही स्ट्रेस हॉर्मोन्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं जब हम उस दूध को पीते हैं. There have been studies which have been done which said that today 70%, 3/4 of the world's population actually doesn't even have the enzyme needed to digest the milk. तो ज़्यादातर लोग हम में से, हम आज दूध को पचाने की क्षमता ही नहीं रखते. हम दूध को पचाने की क्षमता ही खो चुके हैं और इसलिए आज इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. इट्स वन ऑफ द रीजंस. So that's why, coming back to the core, eat living, eat wholesome, and also eat plant-based, because any food coming after causing any kind of harm to another being cannot give us health or happiness. It is also affecting the planet and the climate change and sustainability in its own way, right? Absolutely. So many organizations today have declared that a plant-based diet is the most sustainable diet in the world, because to feed animals, to raise animals, to, you know, eat them for meat, there's a lot of forest area that has to be deforested, that has to be cleared up to create the space to keep them. There's a lot of food that needs to be grown only for the animal. There's a lot of water that needs to be wasted only for growing that animal. So factory farming or animal agriculture is one of the biggest reasons for a lot of the environmental problems that we face today, whether it's methane emissions, whether it is deforestation. So worldwide today, a plant-based diet is being known and it's coming up more and more today. There's so many documentaries that are emerging today which are sharing how this is the most sustainable way that we can live. और ये हमारे भारत के इतिहास में has been there, you know, and I think it also adds to that, you know, the Vasudhaiv Kutumbakam, the fact that we are all, you know, one family, be it, you know, whatever is living. And I think it's very important because आज की जो युवा शक्ति है, they, and I talk to them and I meet them, many of them will say we are ambassadors for sustainability, climate change. It's a big concern for us कि, you know, हमारा planet, what will happen to our planet. And I think this is a very good emotion and feeling which exists, and this is now a global, you know, and I think even the world is recognizing them. You know, large forums are recognizing sustainability champions, you know, climate change champions. In that light, you know, we have to connect, you know, certain habits, certain things that people do to really help make a better planet, you know, and you all are both representative of this youth generation. Of course, definitely, you know, compared to the two of us, more relevant to that generation. So when you talk about some things like this, you know, and you're able to see change in this, are you finding younger people actually aligning to this? Do you find, you know, is there some messaging that, you know, I don't know if you have something to add to this that can enable people to know what they should do to help bring a better and a greener planet? Greener, healthier, happier. Everything. So it's not just greener, healthier and happier. So जो वो अभी explain किया है, just experiment. And most of the youth today also say they are animal lovers. अगर रोड पे किसी डॉग को या कैट को थोड़ा सा चोट लग जाता है तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि वो दिख गया, ये दिख नहीं रहा है.
दिख नहीं रहा है तो जाके देख कर आओ, नहीं जाकर देख सकते ऑनलाइन जाओ और उसका वीडियो देखो, तब तक देखो जब तक वो आपके अंदर वो एक वैराग्य लेकर आएगा कि आई कैन नॉट पुट दिस, आई कैन नॉट डू दिस टू अनदर बीइंग. First of all, compassion, कि I cannot do this to another being. And second, I can't put this energy into my system. So you can't say I'm an animal lover, and but this is fine. So that's not matching. वो align नहीं हो रहा principles में बिल्कुल भी. First is that. Second is vibrationally वो आप पर affect कर रहा है. Gut health. अभी तो even medical science and doctors talk about it openly कि an animal-based diet is not giving very good thing for the gut health. तो हेल्थ के लिए, क्योंकि पहले तो हम बोलते थे नहीं डॉक्टर ने बोला है प्रोटीन्स के लिए खाओ, अभी दैट इज ओवर. अभी सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे, बाकी तो और कोई रीजन नहीं बचा. बट 4-5 years बैक आई गेव अप डेयरी. नॉनवेज तो वाज ओल्ड, बट डेयरी, देयर इज सो मच चेंज, सच अ सी चेंज आई कैन सी इन माई सेल्फ, फिजिकली ऑल्सो एंड देन ऑब्वियसली वाइब्रेशनली ऑल्सो. एंड फिर लोग बोलते नहीं पर हमारा कैसे चलेगा, बट इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. आप बादाम का दूध बनाओ, आप काजू का दूध बनाओ, आप तिल का दूध बनाओ, आप कोकोनट का दूध बनाओ. थोड़े दिन टेस्ट डिफरेंट लगता है, थोड़े दिन के बाद वो वाला टेस्ट, या इट्स ऑल अबाउट फ्यू डेज, थोड़े दिन के बाद वो वाला टेस्ट याद नहीं रहता है. फिर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे पीनट की कर्ड का रेसिपी दिया था, तो मूंगफली की दही. अभी इट्स बीन 5 years आई एम हैविंग दैट मूंगफली दही. आई मीन यू वोंट रिमेंबर दैट अदर दही. तो इट्स ये सारा कुछ सिर्फ कुछ दिनों का ट्रांजिशन है, एंड यू कैन ट्रांजिशन फ्रॉम दैट एनिमल बेस्ड डाइट टू अ प्लांट बेस्ड डाइट. यू विल नेवर टर्न बैक, नेवर. 1 महीना चाहिए कम से कम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो यू डोंट मिस एनीथिंग, बिकॉज आपको सब कुछ वही मिल रहा है जो आप पहले खा रहे थे, बट अ हेल्दी वर्जन ऑफ इट. And now we move to those other 5 other areas, which Before are. that, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे शिवानी ने बोला कि जब हम गए थे ये डेयरी फार्म्स, हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए था. हमने गूगल में बस डाला डेयरी फार्म्स नियर अस, वो डॉट्स आ जाते हैं, आप गाड़ी चला के चले जाओ, वहाँ वो वेलकम करके आपको सब दिखाते हैं. तो जब हमारे आंखों के सामने रियलिटी आती है, हमें कन्विंसिंग नहीं चाहिए, वो हमें खुद लगता है वी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर लिसनिंग, जस्ट गूगल मैप्स में डालिए डेयरी फार्म्स नियर अस और चले जाइए. बस ये जरूर रखिएगा, गौशाला नहीं होना चाहिए, शुड बी अ कमर्शियल डेयरी वेयर द रियल मिल्क इज कमिंग फ्रॉम. एंड जो आप देखोगे, शायद आप पक्का ये डिसीजन लोगे कि आई डोंट वांट टू बी सपोर्टिंग दिस. सो आई फील वो जैसे आप डॉग को देखते हो रास्ते में, तो वो कनेक्शन होता है, आपको काऊ को भी जाके एक बार देखना चाहिए. I know, and now we talk of industry. The pet industry is growing. Yes, exactly. Right, significantly. I mean, I've had proposals from many startup founders who come to me. We are part of this pet industry. Pet is really, how people are adopting, and there's so much that is happening to pamper the animal and keep them happy and healthy and so many things. And at the same time, what you're saying, this dichotomy which exists in society, is for us to see what we champion more, through our choices. I think that's the way. But yes, let's move Moving on to the Yes. third habit. This is a habit that most of us already know about, but often is neglected. It's the power of sleep, निद्रा. हम सब जानते हैं कि हमारे बैटरी को रात को चार्ज करना है, उसी तरह हमारे शरीर और मन को भी चार्ज करना है, और रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारी चार्ज होती है. ये जानते हुए भी हम स्लीप को उतना प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना वो डिज़र्व करती है. तो हमारा जो थर्ड हैबिट है, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे वन कैन एक्सपीरियंस स्लीप जस्ट लाइक अ बेबी डज. सो द हैबिट इज़ कॉल्ड स्लीप लाइक अ बेबी. एंड एक छोटा सा रिसर्च मैं बताना चाहूँगा आपको टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ गुड स्लीप, बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप. अगर हम अच्छे से ले पाते हैं तो उसका कितना पावर होता है. रिसर्चर्स ने क्या किया, 2 ग्रुप्स ने लोगों को डिवाइड किया. एक जो 7 घंटे से ज़्यादा सोते थे और एक जो कम सोते थे, 5 घंटे से कम सोते थे. और उन दोनों ग्रुप्स को इक्वली एक वायरस उनके नाक में उन्होंने डाला जिसे कोल्ड ट्रिगर होता है, जो कोल्ड का फ्लू होता है, उसको उन्होंने आर्टिफिशियली डाल दिया देखने के लिए कि क्या होता है. आप बिलीव नहीं करोगे, जो ग्रुप 7 घंटा सोती थी उन ग्रुप्स में जितने लोगों को कोल्ड हुआ उस वायरस डालने के बाद वर्सेस जो ग्रुप में लोग कम सोते थे, क्या आप गेस कर सकते हैं क्या रेशियो थी ऑफ एक्चुअली कैचिंग द वायरस? Must be triple or maybe more.
5 times. तो अगर जो ग्रुप में लोग 7 घंटा सो रहे थे उसमें से अगर एक जन को एक्चुअली कोल्ड हुई तो जो ग्रुप कम सो रही थी उसमें से उनको 5 जन को वो सेम कोल्ड कैच किया, जबकि बाकी सारे पैरामीटर्स उनके सेम थे. सो दिस गोज टू शो द पावर ऑफ हीलिंग एनर्जी in just having adequate quantity and quality of sleep. So I don't want to go in too much depth, but we really don't tap into this free resource that God has given us, which is good sleep. And बहुत कुछ इसमें ability है this quality of sleep, because कुछ लोगों को लगता है कि मैंने I've slept 7 hours, but उसमें what is your REM sleep, deep sleep, I'm sure there's a lot of science today. सिंपल चीज करनी है, फोन टीवी ऑफ कर दो 1-2 घंटा पहले, हाँ सब सो पाएंगे. थोड़ी देर 5-10 मिनट साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करो, अपने माइंड को स्लो डाउन वाले पेस पर ले जाओ एंड फिर सो रिलीज करो. जर्नल राइटिंग, दैट हाउ वी डिस्कस्ड ऑन पॉडकास्ट, कि सारा दिन की जो आपकी इमोशंस थी, कोई बात आपको तंग कर रही है, डोंट टेक इट टू स्लीप, क्योंकि वो नींद में भी तंग करेगी आपको. आप उसको लिखो, आप उसको रिलीज करो, आप कुछ अच्छा पढ़ लो जो आपको आंसर दे देगा, या कुछ अच्छा सुन लो टू स्लो डाउन. मतलब डोंट जस्ट फॉल ऑफ टू स्लीप. स्लीपिंग शुड बी अ नाइस प्रोसेस. इट्स लाइक जैसे गियर वाली गाड़ी होती है, 5th गियर में जाके तो उसको पार्क नहीं करेंगे, आप उसको 5 4 3 2 1 जाके फिर पार्क करते हैं. इसको आपको डीप स्लीप में लेके जाना है. आज हम स्टिमुलेटेड माइंड को ही वी फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज फिजिकली हम थके हुए हैं. पूरा दिन वो हाइपर चलता है, सोने से पहले उसको और हाइपर कर देते हैं कि थोड़ी देर दिस इज माय मी टाइम. तो सोने से पहले फोन को अच्छे से देख के सब स्क्रॉल करके उसको जितना वो स्टिमुलेटेड था उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं. ज़्यादा घंटे सोने से नहीं होगा ना, सिर्फ डीप स्लीप नहीं होगी तो एनर्जाइजिंग नहीं होगी. तो पहले तो पूरा दिन ध्यान रखें. खाना रात का जल्दी खाएं, रात को नहीं खाएं, शाम को खाएं. So we need to stop calling it the night, it's the evening meal. तो when we come back from work हमें कोई स्नैक नहीं लेना चाहिए. That should be our snack है तो वो that is our dinner. तो 6:37 खाना पूरा हो जाना चाहिए, डाइजेशन हो जानी चाहिए सोने से पहले. सोने से पहले ये सब स्टिमुलेट करने वाले माइंड के कंटेंट को नहीं देखना है. जर्नल राइट करके अपने दिन को रिलीज करना है. फिर 2 मिनट कुछ साइलेंट म्यूजिक अच्छा वाला स्लो डाउन लगा के just slow down. Whichever way everybody practices. जो मेडिटेशन करते हैं वो करेंगे, जो अफर्मेशन करते हैं वो अफर्मेशन रिपीट करेंगे, अफर्मेशन लिखेंगे, which means take your mind to a higher vibrational thought. It will be slower. Now you go to sleep. तो आपको वो डेल्टा स्टेज ऑफ डीप स्लीप में जाने में बहुत जल्दी चले जाएंगे, और जल्दी भी जाएंगे तो जल्दी चार्जिंग भी हो जाएगी. तो डीप स्लीप चाहिए. So we've covered the third habit, which is very, very important. Abhi aap 4th habit. So the 4th habit is called celebrate movement. So the kind of lifestyle we live today, we wake up in our bed. From our bed, we go straight to the toilet. From the toilet, we go straight to sitting on our dining table and having our breakfast. From there, we go straight to our car where we sit and we, either take a cab or we sit in a metro or we sit in our train, bus. We go to work. We spend the whole day sitting at an office desk, just sitting, working all day. If we even get up, we get up to go to the cafeteria, have our lunch, go back to our car or our transport, come back, sitting home. After we get home, we sit on a couch, watch TV, and then we slide ourselves back into bed. So the life we have designed around is just sitting all day. बट इफ़ यू गो बैक टू एनी टाइम इन हिस्ट्री, अगर हम पीछे जाके देखें कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उसमें कभी भी इतनी सिटिंग इन्वॉल्व ही नहीं थी. वो अपना पूरा जो लाइफस्टाइल था, दे यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन द मूव. चाहे वो फार्म्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो आटा पीस रहे हैं, चाहे वो कुएं से पानी लेके आ रहे हैं, दे वर ऑलवेज ऑन द मूव. एंड दिस इज़ one of the laws of nature, कि a body in motion stays alive and a body which is always stationary starts to decompose. So if you're always stationary, our body starts to decompose. So they knew this. They knew, and their life was designed around movement. But आज हम इस essential practice को खो रहे हैं पूरी तरह, और हम as a society we are facing something called sitting disease. And so many of the diseases today are happening because we are sitting all day.
So I think, when you combine that with food, which is heavy and you don't Yeah. sleep, and then you have this sitting, it just enhances the whole Yes. the whole thing. Very good. So the habit that we speak of is called celebrate movement. It's not exercise every day. It's called celebrate movement. What does that mean? That हमें शरीर मिला है, आज हमारे पास ability है कि हम इसको move कर सकते हैं. We can jump, we can walk, we can climb a mountain, we can lift our hands up in the sky. This is a privilege. लेकिन हम जब एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, what do we think? अरे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अरे मुझे नहीं करना. हम उसको एक पनिशमेंट की तरह देखने लगे हैं. To move our bodies, to have the ability to move our bodies is not an obligation, it's not a punishment. It's a celebration of our body's aliveness. So if we start to think that we don't have to move every day, we get to move. We have a fully functioning body which allows us to move every day. It changes our mindset towards it. And any movement that we deeply enjoy, whether it's running, we at Sattvic Movement talk a lot about yoga, the asana aspect of yoga, how powerful of a movement that is. But celebrating movement for even a little time every day, 30 to 60 minutes, whatever a person is able to take out in their life, deeply, deeply affects one's health. Not just for the body, but also for the mind. Because हम बॉडीली तो हमें कैसे मूवमेंट हमारा डाइजेशन बूस्ट करती है, वी नो. कैसे मूवमेंट हमारा एक तरह से पूरी बॉडी को एक क्लेंस दे देती है, वी नो. बट मोर इम्पॉर्टेंटली द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो ऑन आवर मेंटल हेल्थ. बिकॉज जब हम बॉडी को रोज मूव करते हैं, आवर बॉडी सेक्रीट्स हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामिन, लाइक सेरोटोनिन, लाइक एड्रेनलिन. एंड उससे कैसे हमारा पूरा दिन का मूड अपलिफ्ट हो जाता है. There was another very interesting study at the University of Vermont. This was done in 2015, which I found very fascinating. This was done on about 13,000 school children. And they found out that students who are moving their body, who are doing some kind of movement 4 to 5 times a week, have a much lower level of sadness than children who are not. Not just that, bullied students who were bullied had a much lower risk of suicide. Students who were moving their bodies were suiciding much less compared to those who were not. So it's not just, बातों मतलब ऐसा नहीं कि बस सुनने में अच्छी बात है, but actually if we are not moving, it starts to impact our mind. No, and if you do it joyfully and you do that, it just enhances the strength of what you are doing, Yes. Yeah. So the fifth habit is moving towards little less physical and more subtle part of our being, and this is called nourishing relationships. And while Sister Shivani herself shares so much about how we can maintain good relationships, there's one aspect that we have found in our own lives has been profound, and वो बताना चाहूँगा आपसे. हम स्कूल में जब बचपन में स्कूल जाते हैं, हमें लिखना सिखाया जाता है, कैसे लिखते हैं, पढ़ना सिखाया जाता है, रीड कैसे करना है, बोलना भी सिखाया जाता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में आप कैसे बोल सकते हो, एलिक्वेंटली कैसे बोलना है. लेकिन एक चीज़ है जो शायद ही कोई स्कूल में सिखाया जाता है, वो है सुनते कैसे, सुनना कैसे कि दूसरा क्या कह रहा है. तो हमने ये नोटिस किया कि आज के दुनिया में जहाँ अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है, लोग इतने हैं लेकिन सब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहे आसपास कितने लोग क्यों ना हो. तो इसका एक जड़ कारण है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँगा आगे, मैं क्या पूछूंगा. ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मैं शांति से सुन भी पा रहा हूँ. सो दिस हैबिट ऑफ जस्ट ट्रूली फुल्ली, नॉट जस्ट विद आवर ईयर्स, विद आवर फुल बॉडी, लिसनिंग टू द अदर पर्सन had such a tremendous impact on the quality of the relationship we have. We didn't realize till we experienced it. The other person को जब हम बिना एडवाइस दिए, बिना टोके, बिना रोके पूरी बात कंप्लीट करने देते हैं और अच्छे से सुनते हैं, तो वो the other person feels this sense of love, this sense of being allowed to be who they are. So ये हमने अपने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. Just by virtue of being a good listener, we can build trust amongst each other and allow the relationships to thrive. और हमने अपने कम्युनिटी में भी जब हम वर्कशॉप्स में उनको बताते हैं, वो हमें लिख के बताते हैं कि
किसी का बच्चा स्कूल जाने से मना कर देता है तो सबसे पहले द मदर सेज नहीं, बुखार तो नहीं है, स्कूल जाना होगा। तो जब उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया फिर वो बोलते हैं एक दिन बच्चा ने बोला आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो द मदर डिडंट टोको, दे सेड अभी हमने सीखा है, प्रैक्टिस करते हैं, दे जस्ट लिसन, क्या हुआ बेटा? And slowly the child opened up and said, I get bullied in school and I don't want to go. Then the parents realized, बात तो कुछ और है, हमने आज तक कभी सुना ही नहीं कि वो क्या फीलिंग्स, हमने तुरंत टोक दिया तो the child also stopped saying anything. And how something so simple led to a beautiful parent-child relationship. ऐसी हर relationship पे हमने experiences दिए हैं। आप interrupt मत करिए, advice मत दीजिए, question मत पूछिए, बस सुनिए, and the relationships thrive. इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, बिल्कुल, ताकि we at least listen double of what we speak. और कहीं ना कहीं हमें ये बोथ सुबह एंड आई फील हमारे लिए गॉड हैज़ गिवन अस सम कैपेबिलिटी, थोड़ा इजी है, मतलब हम कर पाते हैं। और शायद दूसरे लोग भी हमें बोलते हैं कि आप इतना शांति से सुन कैसे रहे हो, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हमें लग रहा है हमें इंटरेस्ट है सुनने में। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई मीन वी फील कोई भी सीख सकता है ये स्किल, हमें सिखाया नहीं गया लेकिन सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करिए, और जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं एक्सपेरिमेंट करिए, ये भी एक ऐसी चीज़ है। बस अगले बार कोई आपसे कुछ बोल रहा है, आप बस सुनिए, कुछ इंटरप्ट मत करिए, और आप रियलाइज़ करोगे दूसरा कितना अच्छा फील करेगा और आपकी रिलेशनशिप बहुत गहरी हो जाएगी उससे। ये ज़्यादा करके होता है बिकॉज वी हैव एन ओपिनियन on what the other person is saying. Either it is good or opposing. Most times the other way, opposing. And we want to express how much we know more than, and most times it is that we know, and वो couples में ज़्यादा होता है, right? तो सात्विक couple का एक है कि please when one speaks let the other listen. I think that's a good. And if one speaks all the time then what does the other person do? तो बहुत से ऐसे couples होते हैं जहाँ एक ज़्यादा बोलता है और वो दूसरा कम बोलते, वैसे ही कम बोलते हैं। परफेक्ट है ना जी, फिर तो चल रहा है। तो आप दोनों में कैसा है? Who speaks more between the two of you? आई थिंक जरूरत के हिसाब से हम दोनों ही बोलते हैं। नहीं, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर अच्छा, आप बताओ फिर कौन सा आई थिंक ऐसे समझ नहीं आ रहा, दोनों इक्वल लग रहा है। इक्वल। अभी हम तो पॉडकास्ट में हैं, यहाँ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। देखिए अब आप डिसाइड कर लीजिए मतलब किसने ज़्यादा बोला है। किसने ज़्यादा बोला है? नो, आई विल गो टू योर ओपनिंग लाइन। जब हमने शुरू किया तो आई एम टेलिंग यू नो द सीक्रेट टू अ गुड सात्विक कपल इज, व्हेन आई स्टार्टेड यू लुक्ड एट हर एंड यू सेड आप बोलिए, you know. So I think that was in the context, it explained what you just said. I think it is about bringing all of this into your practice day to day life. You know, sometimes many times हम बात करते हैं, हमारी थियरी हो गई, हम बहुत समझ लिए, हम बहुत किए, पर हमने उसके बाद क्या एफर्ट लिया कि what we learned, what did we do? Did I go today and say, okay, 2 days I'm not going to eat onion and see हमको क्या होने वाला है? I think ये जो steps में ना हमारी लिथार्जी आ जाती है, और वो बिकॉज हमारे पास इतनी चीज़ें आ रही हैं, 2 दिन के बाद ये चीज़ तो हम भूल भी जाते हैं, एंड मोर देन भूलना कि अगेन टिल रिमाइंडर आता है, फिर से बाकी 50 चीज़ें आती हैं। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, इसमें से जो भी एक चीज़ भी अगर आप लेके कुछ प्रैक्टिस करके आपने कुछ चेंज कर दिया कल, आई थिंक इट विल बी यू टेस्ट इट, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कैसे होता है। बट आई थिंक वी स्टिल हैव 2 more लेफ्ट। हाँ जी, आप बोलिए। सो हमारा पहला जो हैबिट था, इट वाज ऑल अबाउट कीपिंग अ क्लीन बॉडी इनसाइड. सेकंड वाज ईटिंग फूड व्हिच इज लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड. Third habit was all about sleep. It was called sleep like a baby. Fourth habit was celebrate movement. Fifth habit, which Harsh just shared, was called nourish relationships. Now the sixth habit, and जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको हैबिट्स, जो कोई सुन रहा है उनको ऐसा लगेगा ये सब कैसे करेंगे. तो जैसा आपने बोला, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू दैट सब कुछ साथ में स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है. इवन इफ यू स्टार्ट जस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स, it's like all the others automatically get fed and you're able to implement those. So the sixth habit, the second last habit, जिसने हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा profound impact लाया, is called live with a purpose worth jumping out of bed for. हम में से इतने सारे लोग आज एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें we absolutely hate our work. हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो हम करते हैं, we despise it, we don't like to do it, and that's something we're spending 6 to 8 hours of our day in, and yet अगर हमारा feeling emotion उसकी तरफ है कि ये मेरे को नहीं करना, तो हम joyful नहीं रह सकते. So in this habit we share that each of us are born with an innate strength. ऐसी एक strength, ऐसा एक
एक ऐसा एक स्ट्रेंथ जो भगवान ने हमें दे के भेजा है, जो हमारे लिए करना बहुत आसान होता है। उसको जब हम गीता पढ़ते हैं उसको हमारा स्वधर्मा बोलते हैं, कि हम हमारा नेचुरली क्या स्वधर्मा है, हम नेचुरली किस चीज़ में हमें बहुत ईजिली हमसे हो जाता है। तो जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को उससे अलाइन करते हैं, ना कि उससे ऑपोजिट काम करते हैं, तो हमारे लिए हमारा जो वर्क है बहुत ईजिली होने लगता है। सो मेरे लिए फॉर एग्जांपल मेरा जो स्वधर्मा है वो है दैट कोई भी अगर राइटिंग का काम है, डिज़ाइन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, it's like I feel like a fish in a pond. But if you ask me to do finance work, numbers related work, I won't be able to do it because it's not aligned with my innate strengths. So, but for Harsh, it's the opposite. If he is asked to do design work or writing work, he won't be able to do it as easily as he can do something to do with numbers or marketing. So, when we're able to align our innate strengths with what we are doing every day, and one more step in that, when we're able to use our innate strengths to serve others in any way, that is what really makes our purpose. So we find our passion, we find our innate strengths, that's not enough. When we're able to utilize those strengths for a greater good, to really uplift humanity in any way, and we combine innate strengths with seva, that is what our true purpose is. So it's a very vast topic, it's a very deep topic, it can't be done justice in few minutes. But what we have realized is that when we live in alignment with our swadharma, with our purpose, we're able to live a much more joyful life. How does one find one's purpose? See, again, when she shared कि मुझे numbers पसंद नहीं है, उनको numbers पसंद है, मुझे many people will be thinking लेकिन ये मेरी नौकरी है, ये मेरी job मुझे नहीं है. मिलेगी तो हाँ, how will I? everybody right now doesn't have that option to be able to choose. जैसे उन्होंने choose किया what is that purpose. But किसी की नौकरी है and मुझे नहीं होगा interest numbers में, लेकिन मेरी नौकरी is all about numbers. लेकिन फिर हमें उसके बारे में अपनी सोच को बदलना है. जब हम रोज बोलते रहते हैं ना, I don't like to do this work, I don't like, then that becomes my affirmation. एंड वो अफर्मेशन रिपीट करते करते मेरे अंदर का वो जो स्ट्रेस अबाउट दैट वर्क है ना, वो बहुत बढ़ता जाता है. तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमने खुद चूज किया है देन दैट इज अलाइंड, लेकिन नहीं चूज किया है, इट्स जस्ट कम एज अ जॉब टू मी, देन अब आप उसको अलाइन कर सकते हो. लेकिन अगर आप बार बार उसके बारे में शिकायत करोगे, बार बार ग्रम्बल करोगे, तो वो है अच्छा तो भी आपका मन उसको अच्छा परसीव नहीं करता है, तो भी वो आपकी एनर्जी को नीचे लेकर जाता है. एंड समटाइम्स जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको वो जगह पसंद नहीं है, आपको वो लोग पसंद नहीं है, आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस आपको सूट नहीं कर रहा. तो ये जो कंप्लेनिंग अबाउट वर्क प्लेस है ना, इट इज़ दैट विच इज़ अ डिप्लीटर. सो ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि उस जगह से हमारे घर का धन आता है एंड वो धन पूरे परिवार को नर्चर करता है. तो वो धन कंटेंटमेंट और शुक्रिया की एनर्जी के साथ आना चाहिए. तो अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है ना, जस्ट अपने कुछ संकल्प लिख लेते हैं एंड वर्क स्ट्रेस ये वर्ड को चेंज कर देते हैं. वर्क के साथ स्ट्रेस वर्ड नहीं ज्वाइन होता है, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग दैट वर्ड स्ट्रेस. वर्क स्ट्रेस नहीं है, वर्क एनर्जाइजर हो सकता है, वर्क का ब्लेसिंग हो सकता है. आज बहुत लोग हैं जिनकी अचानक नौकरी चली गई. आस्क देम, वो इस समय कोई भी नौकरी करने के लिए रेडी है. आपके पास है वो ग्रैटिट्यूड, वो कंटेंटमेंट. तो अगर सिर्फ यहाँ भी थोड़ा सा शिफ्ट ले आए तो फिर उसके साथ अलाइन करना और उसको एक हायर पर्पस की तरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशन कि हम वहाँ पर देने जा रहे हैं दुनिया को, हम वहाँ से लेने नहीं जा रहे हैं. आज मेरे साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनको मुझसे क्या मिलने वाला है आज सारा दिन. हायर पर्पस पर सोचेंगे तो आप उस जगह को भी बहुत एंजॉय करेंगे उसमें. तो So if you affirm, yeah, you will find your purpose, your strength, yes, everything aligned. yes, and absolutely continue to you move will. forward. Last Last one. and final. So this is the one which has had its biggest impact on our journey, which is live in the mode of surrender. ऐसी जीवन जीना है जिसमें हम अपने आप को एक तरह से सरेंडर्ड सोल की तरह देखते हैं. इसका मतलब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और एक हायर पावर है, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, जो हमारी जीवन में हमारे लिए जो बेस्ट है वही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और हम उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ये सुनने में थोड़ा हाई फिलॉसफी लग सकती है, बट हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इतने बार ये एक्सपीरियंस किया कि कुछ
होता है जो हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था या गलत हुआ हमारे हिसाब से, और थोड़े दिन बाद हमें धीरे धीरे वो समझ में आता है, अच्छा ये प्लानिंग, ये दिस इज द होल स्टोरी. एंड कभी कभी और वी डोंट रियलाइज, इट टेक्स इवन लॉन्गर. बट when we are able to look at all situations as they have come to help us, ये हमारे बेस्ट के लिए हैं, तो उससे हम उतना अफेक्ट नहीं होते, हम उससे उलझते नहीं हैं, हम उससे फाइट नहीं करते, हम उसको रेजिस्ट नहीं करते, फिर हम उस मोमेंट में अपसेट नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, स्ट्रेस नहीं होते, और हम उसको एक मुस्कुराते हुए थोड़ा रिलैक्स होके ले सकते हैं. तो ये हेल्थ के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या simple events that keep happening in our day-to-day life. Many people जिसके साथ हम ये शेयर करते हैं, they also realize हम unnecessary कभी कभी छोटे चीज़ों को लेके caught up हो जाते हैं. So this habit reminds us there's a larger purpose. There's a divine force guiding us at each step. Are we able to be aware and not think कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हिसाब से चल रहा है? That little shift in how we perceive and see something can decide whether we get affected or we smile and say, okay, what's to learn, अभी हम क्या सीखेंगे इससे. So I think ये सबसे, हम जो जिसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है उसी को पता है क्या चल रहा है, कोई बाहर वाला बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, बट एक शांति रहती है कि नहीं, someone is there who is holding my hand no matter what, and that is a ultimate peace. Yeah, and you're able to create that gap between you and what is actually happening. Yeah. I think that surrender helps make that really a easy, joyful journey, if nothing else. Yeah, easier said than done. Yeah. But I feel that's the journey, that's the path, and it feels right. Every step you feel that someone's guiding you, someone's almost whispering in your ear, अभी ऐसे, अभी वैसे, ठीक चल रहे हो, करो. That surrenders there. Wow, thank you. Just shukriya, thank you. Lovely. You don't have to go to look at any Western ideologies, books. You know, we hear the 7 best things, the 7 best whatever, 9 best, 10 best, 12 best. You guys have created something which is so ingrained in what is there, and so simple for young people to really take on and make it the way they're going to live their life. We started, with the fact that both of you did face some health issues, and that's how you all got into this. Maybe you want to take us a little bit through how some simple health challenges can be resolved, through some of the things that you've talked, or maybe a little exercise or something that you can do. It'll be great for, our audiences to understand. Definitely. So these 7 habits, आपने जैसे बोला, जो जिसको relevant लग रहा है, वो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, and that will trickle down to all. And one particular, I would not say habit in the sense it's not part of these 7 habits, but one particular technique which I learned, and that helped me get rid of my eyeglasses. So I had a eye power which forced me to wear glasses, and I learned these eye exercises, because of which today I can comfortably see perfect vision without eyeglasses. And if you want, I can quickly demonstrate. So you had glasses and now you I had don't? eye power, Yeah. and I followed these exercises, And some more than just these exercises were the base, but there were some other techniques, and as by virtue of doing those today, I can see perfect vision without the glasses. So this is for those who have glasses and getting rid, and those who don't want to get glasses. This exercise, I'm sure, will help. Please, I don't let's want do to it. say you will definitely get rid, क्योंकि हर जन का power अलग होता है, but improvement जरूर मिलेगा. Improvement होगी. नहीं, let's go. Let's end with that exercise that you so have. पूरा exercise अभी नहीं करेंगे. I'll just show you very quickly. Sure. So there are a set of 5 exercises. So the first exercise is basically looking up and then looking down, looking up and then looking down. So इसको 10 बार repeat करना है. इसके बाद छोटा सा break लेके same thing but sideways this time. So right, left, right, left. This is the second exercise. इसके बाद third exercise होती है हम जब diagonally eyeballs को move करते हैं. So top right, bottom left, top right, bottom left. By the way, इन सबको 10 बार repeat करना है. इस same चीज़ को फिर हम opposite भी करेंगे. Top left, bottom right, top left, bottom right. So this is the third exercise. The fourth one is we'll make circles
with our eyes. 5 sets of circles clockwise and 5 anti-clockwise. So I'll just show one as a demo. Slowly, you'll move your eyeball in one direction, and then you'll repeat it 5 times, and then you'll close your eyes, take a break for just 2 seconds, and then repeat it in the other direction. Like this. So ये हो गई हमारी 4th exercise, and the 5th exercise is something called eye push-ups. So you basically take your thumb, you place it in front of you, and you focus your eyes on the tip of the nail, and you take it slowly away from you. When your hand is fully stretched out, जब आपका हाथ पूरी तरह से सीधा है, तब आप फोकस अपना दूर लेके जाओगे, उंगली से हटाकर दूर, उंगली के ठीक पीछे. फिर वापस से उंगली पे ले आओगे, वापस से नेल पे ले आओगे, एंड धीरे धीरे पास. जब आप यहाँ एकदम करीब ले आओगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो सकता है, कोई बात नहीं. फिर हम इसको रिपीट करेंगे. जैसे ही एकदम सीधा हो जाता है, फिर हम फोकस को पीछे की तरफ शिफ्ट करके फिर वापस ले आएंगे. इसको भी आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं. जब आप ये सारे 5 एक्सरसाइजेस को रोज करेंगे, लगभग 7 से 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपको. यू विल स्टार्ट टू सी योर आईज विल बिकम फिजिकली, लाइक द मसल्स ऑफ द आईज विल बिकम स्ट्रॉन्गर. बट जो स्ट्रेन आपको फील होता है अगर, और थकान फील होता है आँखों में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा. एंड हाँ, अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़े दिनों में वो भी कम हो जाएगा. And in a digital age where, you know, we are looking at so much devices Screens. and so much, I'm sure this exercise applies to everyone, even those who are watching us and Definitely. watching this podcast and not only hearing it. Yeah. उनके लिए भी ये फायदा है. You've heard this, Yeah. you spend so much time, now do this exercise. And very easy. And then you can watch more Think Right episodes. 100%. और ये कोई भी कर सकता है, जहाँ पर भी हो, आप हो गाड़ी में हो, मेट्रो में हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो. And you devised this yourself? No, I've learned this. You've learned this from some techniques from Yeah, so somewhere. these are very popular eye exercises. Right, right. And the essence is आपको अपना बाइसेप को बड़ा करना है, तो आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रेन करना है. आपको आंखें के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा सा उसको आप कंफर्ट जोन से पुश करना है. एक साथ में बहुत ज़्यादा करेंगे तो दर्द होगा, बट जस्ट इनफ. धीरे धीरे वो मसल बिल्ड होगा, फिर आंखें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. Yeah. No, such a wonderful way to end this, this wonderful conversation. You know, ये जो 7 चीज़ें जो हमने देखी हैं, or we've heard, when you are able to adapt and adopt all of that, and you get into that satvikta, whatever we want to call it, that zone, the state of awareness, and be there more and more, then all things like this will come naturally. So I would call it 7+, because once you have थोड़ा करके एक बार ये 7 आपने ठीक तरह से कर दिया, फिर आपके प्लस पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी. But thank you so much for sharing your time, for sharing this knowledge with so many others, and I'm sure others who have heard will benefit. And maybe I'm going to end with giving our final word to our enlightened sister Shivani, to kind of give the last message to the people who have spent so much time listening to this entire conversation. What is your message to those who have heard this? सुनते हुए अच्छा लगता है, करने का मन भी करता है, लेकिन एक वीक थॉट पीछे कह देती है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. कुछ दिनों के लिए उस थॉट को पीछे रखते हैं, सारा नहीं उठाते हैं, कोई एक चीज़ उठाते हैं, और उस एक चीज़ को 1 या 2 महीने के लिए रेगुलरली करते हैं. जब एक चीज़ करेंगे उसमें से बेनिफिट आएगा, वो आपको दूसरी चीज़ करने की भी ताकत देगा. एंड कुछ ही महीनों में यू विल चेंज योर लाइफ स्टाइल 360 डिग्रीज. बट दैट विल नॉट जस्ट चेंज योर हेल्थ ऑफ द बॉडी, दैट विल चेंज योर स्टेट ऑफ द माइंड. एक ऐसे समय पर जहाँ डिप्रेशन एंग्जाइटी इतना बढ़ रहा है, चलो डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं भी है, वो स्ट्रेस, अग्रेशन, फीलिंग लो, उस फीलिंग को भी बिल्कुल चेंज कर देता है, और वो आपके रिश्तों को भी ठीक कर देती है. तो जब हम सोचते हैं ना ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ, आप छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, आप कुछ बदल रहे हैं जिससे आप बहुत कुछ पाने वाले हैं. छूटता कुछ भी नहीं है, पाते बहुत कुछ है. एक हेल्दी बॉडी, एक हैप्पी माइंड और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, एंड फिर वो ऑटोमेटिकली यू ऑल्सो बिकम द एम्बेसडर कि किसी और की जीवन बदलती है. देयर इज लॉट्स टू डू, जस्ट लिटिल एक्सपेरिमेंट जरूर करना है इस बार, ये पक्का करना है आज के पॉडकास्ट से. Thank you, Subha. Thank you, Harsh. Thank you so much. Shanti. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store.
It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.